गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। आज अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जिसके अंतर्गत एग्जाम पैटर्न जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर इतने क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे सारे के सारे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको यदि पेड क्लास ज्वाइन करना है तो आप ये मेरा केपी नर्सिंग ऐप है, इस पे ये सारी फैसिलिटी आपको अवेलेबल होगी। कहां से डाउनलोड करना है बच्चों? प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करना है। समझ में नहीं आते हैं तो यहाँ पे आप लिंक पूछ सकते हो, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप क्या कर सकते हैं, लिंक के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार नंबर वापस देख लीजिएगा, देखिएगा 9470481681 केपी नर्सिंग ऐप। ठीक है, प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करना होगा। अब देखिएगा, थोड़ी सी बात कर ले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। मैं कहूं कि आपने देखा होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, एब्रीविएशन, मोस्टली ये 5 पैटर्न रहता है जिसके अंदर वन वे लाइन के क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं कहूं कि इसका मैंने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 500 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उसी प्रकार से मैं फिल इन द ब्लैंक्स के 500 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद में मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, एब्रीविएशन। इस प्रकार से मैं आपको पूरा पूरा निचोड़ निकाल के बता दूं एक एक लाइन वाले क्वेश्चन। इसका मतलब है कि आप 30 में से 30 राइट कर सकते हो। यदि 30 में से 30 राइट नहीं भी करोगे तो 25 तो आप राइट करोगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके 25 नंबर तो ये डायरेक्ट आ गए। परंतु मैंने देखा है कि कई ऐसे बच्चे जिसके अंदर ये 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उनके 7 से 8 नंबर राइट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बारे में ध्यान नहीं देते हैं, बेसिक जानकारी नहीं उन लोगों को। पढ़ते हैं तो पढ़ने का सही तरीका मालूम नहीं होता है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है और उनका क्या आंसर देके आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको यदि प्रॉपर रूप से स्टडी करना है तो आपको ये केपी नर्सिंग ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और उसके बाद में मेरे से आपको परमिशन लेना होगा। मैं परमिशन दूंगा जिसके अंदर पूरा स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू यूनिट वाइज, जिसके अंदर एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, एब्रीविएशन, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद में उस क्वेश्चन के आंसर आपके वीडियो के रूप में आंसर मिलेगा। तो कहां गलती होगी? कहीं गलती नहीं होगा। और एक बात यह भी ध्यान रखना, ये तैयारी आपका एग्जाम को पास कराने के लिए नहीं हो रही है। ये एम्स जैसी वैकेंसी, एम्स जैसे बड़े बड़े ऑटोनोमस हॉस्पिटल के अंदर जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी यही क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें चूज द करेक्ट आंसर। इसके अंदर एबीसीडी के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, एबीसीडी। इसके अंदर एक क्वेश्चन क्या होता है? राइट होता है, जिसके अंदर उसको आपको सही करना होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए सैनिटरी लेटरिन शुड बी लोकेटेड हाउ मच फार फ्रॉम द वाटर सोर्स। जो सैनिटरी लेटरिन होती है, वाटर सोर्स होता है जहां से पानी कलेक्शन या इकट्ठा रहता है, स्रोत होते हैं, इसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? कितना डिस्टेंस होना जरूरी है? 50 फीट होना जरूरी है, ताकि वाटर को प्रदूषित ना करें। ठीक है, तो इसके अंदर तो ये सीधा क्वेश्चन है, इसके अंदर तो कोई समझाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर एक का बी इज ए करेक्ट आंसर। बच्चों लिखिएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, वन ऑफ द इंपोर्टेंट एयर कंटामिनेंट
इसके अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 ये बता रहा है कि वन ऑफ द इंपोर्टेंट एयर कंटामेंट, मतलब कंटामेंट का मतलब होता है प्रदूषित, प्रदूषित। इसके अंदर एयर को पोल्यूशन करने वाला कौन सा कंटेंट है? ऑक्सीजन नहीं, ये तो गलत है। ऑक्सीजन तो एयर को पोल्यूशन नहीं करती है, शुद्ध करती है। नाइट्रोजन नहीं, आर्गन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये वायु को प्रदूषित करती है। आया क्वेश्चन समझ में बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, ए पर्सन हु हार्बर्स द डिजीज एजेंट विदाउट हैविंग ING any outward sign and symptom of the disease is called। इसके अंदर यह बताया गया है कि एक पर्सन के अंदर ऐसा एजेंट होता है, ए डिजीज एजेंट विदाउट एनी, कोई काज, कोई कॉजेज, बिना कोई कारण किए हुए एक पर्सन के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर वो एजेंट है, डिजीज एजेंट है, जो चलता है, फिरता है, घूमता है, उस मरीज के बॉडी के अंदर रहता है। तो इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं कैरियर। ठीक है, तो बी इज ए करेक्ट, तीसरे का बी इज ए करेक्ट आंसर। क्या लिखा हुआ है? ए पर्सन हु हार्बोरस द डिजीज एजेंट ए विदाउट हैवी एनी आउटवर्ड साइन एंड सिम्टम। एक पर्सन, एक व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का कैजुएटिव एजेंट, एक कारक, जो बिना साइन सिम्टम, कोई भी लक्षण उसके अंदर नहीं आता है, इस प्रकार का जो एजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कैरियर बोलते हैं। ठीक है, इस बात को क्या रखें? ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें, ये बच्चों 4 है, लिख लीजिए। द सुटेबल लेट्रिन फॉर ए विलेज। गांव के अंदर जो लेटरिन बनाते हैं, किस टाइप का बनाते हैं? सुटेबल क्या है, सुविधाजनक कौन सा है? फर्स्ट बोरहोन नहीं, डगवेल जो डीप में गहरा गड्ढा खोदते हैं नहीं, उसके बाद में ऑल ऑफ एबो नहीं, तो कौन सा? वाटर सीड, RCH टाइप का सैनिटरी लगाते हैं, डीप में कोरते हैं और उसके बाद में ईटा से वो जोड़ देते हैं और उसके बाद में पैक कर देते हैं। ये हो गया वाटर सीड। इसके अंदर भी आगे वाला जो टॉपिक है, यूनिट नंबर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 11 के अंदर, वो मैं उसका PDF मैंने एप्लीकेशन पे डाल दिया है। दूसरा इसको पढ़ाना है, वीडियो में कुछ ही दिनों के अंदर ऐड कर दूंगा। तो इसके अंदर सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का आया समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं, द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन ए जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड। बच्चों आपने देखा होगा, 3 वर्ड हमेशा ध्यान रखना है। एक तो है पेंडेमिक डिजीज, जो आप समझ गए हैं, कोरोना आते ही, कोरोना बीमारी आते ही आप ये समझ गए हैं कि कोरोना इज ए पेंडेमिक डिजीज। पेंडेमिक का मतलब हुआ कि वो एक गांव नहीं, एक कम्युनिटी नहीं, एक जिला नहीं, एक स्टेट नहीं, एक इंडिया, एक कंट्री नहीं, ऑल वर्ल्ड कंट्री के अंदर, मतलब पेंडेमिक कंडीशन वह कंडीशन जिसके अंतर्गत सभी देशों के अंदर वो बीमारी, महामारी फैली हुई होती है, उस वर्ड को बोलते हैं पेंडेमिक। कहां गया बच्चों पेंडेमिक? पेंडेमिक ये हो गया। पेंडेमिक के अंदर होता है ऑल कंट्री, ऑल कंट्री आर सफरिंग फ्रॉम द
एपिडेमिक डिजीज महामारी से सफर कर रहा है पूरी वर्ल्ड, ऑल कंट्री, ऑल कंट्रीज या वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी कंट्री, पूरे देश जो बीमारी महामारी से सफर करते हैं एक साथ सब जगह फैल जाती है, पेंडेमिक कंडीशन कहलाती है। इसके अंदर लिखा हुआ है एक एंडेमिक कंडीशन वह कंडीशन जिसके अंतर्गत एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर होता है, जियोग्राफिकल एरिया जिसके अंदर कोई भी बीमारी है वो कांस्टेंट लगातार प्रेजेंट होती है। एंडेमिक आते ही, एंडेमिक जिसको आपको जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया के अंदर एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ द डिजीज के केस पाए जाते हैं क्या कहलाता है, एंडेमिक कंडीशन। तो इसका बच्चों जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी इज ए करेक्ट आंसर। 5 का करेक्ट आंसर क्या है, बी इज ए करेक्ट आंसर। अब एपिडेमिक कंडीशन वह कंडीशन जिसके अंतर्गत एपिडेमिक एक महामारी होती है, इसके अंतर्गत एक कॉमन केस पाए जाते हैं। इसके अंदर मैं कहूं एपिडेमिक के अंदर बच्चों देखिएगा सेम टाइम सेम डिजीज spread a large population, large population या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के अंदर स्प्रेड होती है। सेम टाइम सेम डिजीज स्प्रेड इन ए लार्ज पॉपुलेशन या एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के अंदर फैलती है, एपिडेमिक कंडीशन कहलाती है। मैं कहूं कि एक ऐसी बीमारी जो एक ही टाइम में एक ही जगह पर एक बड़ी पॉपुलेशन के अंदर स्प्रेड होती है, एपिडेमिक कंडीशन कहलाती है। दूसरा बात करते हैं एंडेमिक कंडीशन वह कंडीशन जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एक जियोग्राफिकल एरिया होता है, एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, उस जगह पे स्प्रेड होती है। एक पेंडेमिक कंडीशन वह कंडीशन जिसके अंदर पूरा विश्व, पूरा संसार सफर करता है उस महामारी से, उस बीमारी से। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आया है कोरोना इज ए पेंडेमिक डिजीज लॉन्च्ड बाय द WHO। स्पोरेडिक, इस स्पोरेडिक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ओकेशनल केस आते हैं, ओकेशनल केसेज आते हैं, अकरिंग इन इरेगुलर इंटरवल, अकरिंग इन इरेगुलर इंटरवल। बच्चों मैंने ये लिखा है ओकेशनली केसेस अकरिंग इन इरेगुलर इंटरवल। इरेगुलर इंटरवल के अंदर जो डिजीज से रिलेटेड केस आते हैं को क्या होगा, स्पोरेडिक कंडीशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI के अंदर डाल दीजिए, हल्का सा नहीं, इसको पूरा ही डाल दीजिए। इसके अंदर एपिडेमिक के अंदर आपको ये याद रखना है कि सेम टाइम के अंदर सेम डिजीज एक लार्ज
पॉपुलेशन या एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के अंदर स्प्रेड होती है, एपिडेमिक कंडीशन कहलाती है। एपिडेमिक मतलब महामारी हो गई है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर होता है, जिसको बोलते हैं एंडेमिक कंडीशन बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर सफर हो जाती है, बीमारी महामारी का रूप ले लेती है, सभी देश त्राई त्राई कर रहे हैं, इस प्रकार की कंडीशन होती है, जिसको एक टर्म यूज करता है पेंडेमिक कंडीशन। अब इसके बारे में आपको समझ में आ गया। एक इरेगुलर इंटरवल के अंदर कोई भी डिजीज का केस आता है, क्या कंडीशन कहलाती है? स्पोरेडिक कंडीशन। ओकेशनली केसेस अकरिंग इन इरेगुलर इंटरवल नोन एज द स्पोरेडिक, जिसको छुटपुट की बीमारी बोलते हैं बच्चों, छुटपुट। तो 5 का क्या हो गया बच्चों? राइट, बी इज ए करेक्ट आंसर। इसके बाद में देखिएगा, द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोटीन इज फाउंड इन, सबसे कम मात्रा के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, ड्राई फ्रूट के अंदर प्रोटीन है, वो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन सबसे ज्यादा किसके अंदर पाया जाता है? किसके अंदर पाया जाता है? पल्सेज के अंदर, जिसको बोलते हैं दाल। और इसके बाद में भी यदि बात करते हैं तो किसके अंदर? सोयाबीन के अंदर। इतनी बातें आपको बच्चों इसके अंदर याद रखना है। ड्राई फ्रूट के अंदर क्या होगा? प्रोटीन नहीं होगा, या कम मात्रा के अंदर होगा, लेस अमाउंट ऑफ द प्रोटीन। हेल्थ केयर शुड बी, हेल्थ केयर है वो किस हिसाब से होना चाहिए? स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य केयर क्या है? तो इसके अंदर रिलेवेंट होनी चाहिए, हाँ ये जरूरी है। दूसरा है एडिक्यूट होनी चाहिए, एक सफिशिएंट मात्रा के अंदर हेल्थ केयर होना जरूरी है। रिलेवेंट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक आसान विधि होनी जरूरी है, उस मरीज को दे रहे हैं वो मान्य होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती है, कोई प्रेशर के साथ में कोई कार्य कर रहे हैं, कोई केयर कर रहे हैं, नहीं, रिलेवेंट होना जरूरी है। दूसरा है एडिक्वेंट होना जरूरी है, हाँ सफिशिएंट मात्रा के अंदर होना जरूरी है। इफेक्टिव होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक मरीज को दवाई देते हैं, पीसीएम की टेबलेट देते हैं, उसका इफेक्ट आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ऐसा नहीं है चूने का पाउडर का एक टिकिया बनाई हुई है उसको दे दिया, मरीज चला गया घर में, नहीं। एक मरीज को कोई भी केयर कर रहे हैं, एक नर्सिंग इंटरवेंशन कर रहे हैं, उसके बदले में उस मरीज का इवोल्यूशन है वो इंप्रूव होना चाहिए, हेल्थ लेवल उसका इंप्रूव होना चाहिए, स्वास्थ्य लेवल है वो हेल्थ प्रमोशन होना जरूरी है, ठीक होगा, मतलब इफेक्टिव कंडीशन होगी। तो इट ऑल ऑफ एबो, हेल्थ केयर शुड बी, डी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का डी इज ए करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, अब मैंने ये सारे बातें बच्चों पढ़ाई हुई है। एमसीएस सर्विस, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस आर द नीडेड बिकॉज मदर एंड चिल्ड्रन आर। अब इसके अंदर यह बताया गया है एमसीएस की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि मदर एंड चिल्ड्रन आर, जो माता एंड बच्चे हैं उनकी क्या कंडीशन है? एमसीएस सर्विस वह सर्विस जिसके अंतर्गत एक विशेष रूप से एक गर्भवती महिला एवं बिलो द 5 ईयर के बच्चों के केयर की जाती है, हेल्थ से रिलेटेड उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एमसीएस केयर के अंदर ये जो केयर होती है वुल्नरेबल ग्रुप वाले होते हैं,
ये दुर्बल कंडीशन होती है। ये एक हल्की सी स्लाइटली वेरिएशन आने पर इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकती है, डेथ हो सकती है। इसमें मोस्टली आपने देखा होगा कि बिलो द 5 ईयर के बच्चों के अंदर मालन्यूट्रिशन की वजह से, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, डिहाइड्रेशन है, डायरिया है, उनकी वजह से डेथ होती है। कई ऐसी गर्भवती महिला जो डिलीवरी के टाइम में डेथ हो जाती है, कई ऐसी बीमारी से सफरिंग हो जाती है जिसमें बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन प्रकृति होती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एमसीएस केयर की जाती है, उसकी देखभाल की जाती है, जिसके अंदर ये एमसीएस सर्विस के अंदर मदर एंड चिल्ड्रन होते हैं, उनको जरूरी सेवा दी जाती है, क्योंकि ये निर्बल होते हैं, दुर्बल होते हैं, कमजोर वर्ग वाले होते हैं। दूसरा है मेक द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। आपने देखा होगा कि मदर और जो गर्भवती महिलाएं और बच्चों की संख्या एक लार्ज पैमाने के अंदर है। मैं कहूं कि जितनी भी गर्भवती महिला है और जितने भी 5 साल से बिलो उम्र वाले बच्चे हैं, उनका यदि प्रॉपर रूप से ध्यान रखा जाए तो होने वाले युवाओं के अंदर बीमारी कम होगी, हेल्थ का लेवल इंप्रूवमेंट होगा। तो इस प्रकार से एमसीएस सर्विस की नीड हो गई मेक मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद में है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। हां, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि बच्चे फ्यूचर के भविष्य होते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो करेक्ट आंसर रहेगा, एमसीएस सर्विस आर नीडेड बिकॉज मदर एंड चिल्ड्रन आर ऑल ऑफ दिस। डी इज ए करेक्ट आंसर। आया समझ में बच्चों? करें नेक्स्ट। अब देखिएगा कम्युनिटी की असली कहानी यहां से स्टार्ट होती है, क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। A one primary health center looks after how much population? इसके अंदर बच्चों में कहूं कि यह बताया गया है कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, उसमें वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है, कितने पॉपुलेशन को कवर करती है। दूसरा क्वेश्चन में यह बताऊं कि कितनी पॉपुलेशन पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला जाता है। अब देखिएगा, मैं हल्की सी बात कर लेता हूं। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि हेल्थ सेक्टर के अंदर एक तो होता है उप केंद्र, दूसरा होता है पीएससी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद में है सीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ये आप जानते हैं, एससी, पीएससी और सीएचसी, जिसके अंतर्गत मैं कहूं सबसे पहले एससी लिख दूं, पीएससी और सीएचसी। सब सेंटर होते हैं, एसयूबी लिख देता हूं यहां पे। सब सेंटर। अब इसके अंदर बात करें बच्चों कि सब सेंटर कहां खोला जाता है, एक विलेज लेवल पे होता है, जिसके अंतर्गत
स्टाफ की बात करें, एक सब सेंटर होता है, उसमें स्टाफ की बात करें कितना होता है, 3 स्टाफ होता है। पीएससी पे कितने स्टाफ होते हैं, 15 से 17। सीएससी पे कितना स्टाफ होता है, 24 से लेकर के 27। अब स्टाफ तो ये इतने इतने हो गए। अब बात करते हैं बेड की, कि वहां पे सब सेंटर पीएससी सीएससी, वहां पे बेड की संख्या कितनी होगी। इसके अंदर तो एक फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए एक सब सेंटर पे एक बेड होता है। पीएससी पे 6 बेड होते हैं और सीएससी पे 30 बेड होते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया कितने कितने बेड होते हैं। अब बात करूं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन की बात करें तो यहां पे बच्चों ध्यान रखना, एक मैं लिख रहा हूं हिली एरिया, एक लिख रहा हूं प्लेन एरिया। एफ का मतलब होता है हिली एरिया, हिली एरिया जिसको बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ वाला होता है ना, पहाड़ी क्षेत्र होता है। उसके बाद में पी से होता है प्लेन एरिया, जो मैदानी भाग होते हैं, मैदानी भाग बोलते हैं जिसको। अब देखिएगा, मैं कहूं कि सब सेंटर होते हैं वो 3000 से 5000 की पॉपुलेशन पे खोला जाता है। 3000 से 5000 की पॉपुलेशन होती है, वहां पे एक सब सेंटर खोला जाएगा। 3000 से 5000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर खोला जाता है। अब 3000 के आगे मैंने ऊपर क्या लिखा है, एच लिखा है, और एच का मतलब हुआ है हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्र। 3000 पे पहाड़ी क्षेत्र पे, 5000 प्लेन एरिया। इस प्रकार से मैं कहूंगी 3000 से 5000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर खोला जाता है। मैं सही बोल रहा हूं। दूसरी बात, पीएससी की बात करें, इसके अंदर 20,000 से लेकर के 30,000 की पॉपुलेशन। अब 20,000 क्या हो गया, हिली एरिया हो गया, प्लेन एरिया में पहाड़ी भाग हो गया, और 30,000 क्या हो गया, प्लेन एरिया होगा, मैदानी भाग हो गया। अब यहां पे लिखा हुआ है कि सीएससी कितनी पॉपुलेशन पे खोली जाती है, 80,000 से लेकर के 1,20,000। 1 10 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, एक जीरो और काट देता हूं, ठीक है ना, 1,20,000। अब ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके अंदर से क्वेश्चन आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं फिर समझा देता हूं बच्चों। नहीं लेना है तो जबरदस्ती क्यों लेने के लिए बोलूंगा मैं स्क्रीनशॉट। देखिएगा, इसके अंदर क्वेश्चन ये आते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सीएससी पे, सीएससी कितनी पॉपुलेशन पर खोली जाती है, या सीएससी के अंदर कितनी जनसंख्या आती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब सीएससी खोलेंगे तो वहां पे हेल्थ केयर चेकअप के लिए, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दिखाने के लिए एक सीएससी कितना लोगों को कवर करती है। तो मैं कहूं कि सीएससी के अंदर 80,000 से 1,20,000 की पॉपुलेशन को सीएससी कवर करती है, या सीएससी होती है उसके अंदर पॉपुलेशन कितना होता है, 80,000 से 1,20,000। जहां 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन होगा, जनसंख्या होगी, वहां पे एक सीएससी खोला जाएगा। सीएससी का फुल फॉर्म है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र।
उसके बाद में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसके अंतर्गत 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन होती है, वहां पे क्या खोला जाता है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला जाता है। उसके बाद में सब सेंटर, जिसके अंतर्गत पॉपुलेशन की संख्या की बात करें तो 3,000 से 5,000 की पॉपुलेशन वहां पे होती है। आया समझ में? ये तो आ गया आपको पॉपुलेशन समझ में। हल्का सा मैं बात करूं, हल्की सी ये बात करूं कि इसके अंदर कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है, बच्चे यहां पे गलत करते हैं। मैंने ये 3,000 से 5,000, 20,000 से 30,000 और 80,000 से 1,20,000 मैंने एक रेंज बताया है। मैं कहूं कि पहली वाली रेंज है वो हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र की है। दूसरा वाला जो है पॉपुलेशन है वो प्लेन एरिया की है। तो यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक सब सेंटर पहाड़ी क्षेत्र पर कितनी पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर खोला जाता है, तो आप क्या लिखोगे, 3,000। यदि बोला जाएगा कि प्लेन एरिया मैदानी भाग जिसमें कितनी पॉपुलेशन पर एक सब सेंटर खोला जाएगा, तो 5,000। और यदि कुछ भी नहीं पूछा जाता है तो आपको लिखना है कि सब सेंटर पे कितनी, सब सेंटर पर कितनी पॉपुलेशन आती है, कितनी कवर करती है, या सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है। तो 3,000 से 5,000, उसके अंदर भी या तो 3,000 या 5,000 दोनों ऑप्शन होते हैं। और उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है ए और बी, तो आपको ए और बी करना है। उसके बाद में भी ऑप्शन में यदि ऐसा नहीं आ रहा है तो सेकंड वाला करना है, राइट। बच्चों ये ध्यान रखना, सब सेंटर 5,000 की पॉपुलेशन में खोला जाएगा ऐसा लिखना होगा। उसके बाद में 30,000 की पॉपुलेशन पे पीएससी और 1,20,000 की पॉपुलेशन पर क्या खोला जाएगा, सीएससी। आया समझ में? बिल्कुल समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा है कि इसके अंदर एक तो पूछा जाता है पॉपुलेशन, जनसंख्या सब सेंटर सीएससी पीएससी पे कितनी कितनी पॉपुलेशन कवर करती है। दूसरा पूछते हैं कि पीएससी सीएससी और सब सेंटर पर कितने बेड होते हैं। तो एक बेड होता है, वो भी एग्जामिनेशन के लिए होता है, सब सेंटर पे होगा। उसके बाद में 6 बेड होते हैं एक पीएससी पे। उसके बाद में 30 बेड होते हैं वो सीएससी पे होते हैं, जिसके अंतर्गत 4 प्रकार के डॉक्टर बैठते हैं। कुछ विशेष सुविधाएं भी इसमें मिलती हैं। इसके अंदर एक मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं और इसके ऊपर यहां पे कौन बैठेगी, एक एएनएम बैठेगी। सब सेंटर को खोलने बंद करने का अधिकार किसका है, एएनएम का। तो इस प्रकार से बेड की संख्या मैंने आपको बता दी, 1, 6 और 30। उसके बाद में बात करें कि स्टाफ कितने होते हैं। अब एक सब सेंटर पे 3 स्टाफ होते हैं, जिसके अंदर एक तो एएनएम होगी, दूसरे वॉलंटरी असिस्टेंट होंगे, उसके बाद में एक मेल असिस्टेंट रहता है। उसके बाद में पीएससी में 15 से 17 स्टाफ। ये बच्चों रेंज के अंदर है, ध्यान रखना। यदि इसके अंदर 15 आ रहा है या 17 आ रहा है, दोनों आ रहा है तो 17 राइट करना है, लास्ट वाली आपको राइट करना होगा, ध्यान रखना। तो मैं कहूं कि पीएससी पे रेंज की बात करें कि कितना स्टाफ होता है, 15 से 17, और इसके अंदर एक ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं तो 17 को राइट करना है। उसके बाद में सीएससी की बात करें, सीएससी में 24 से लेकर के 27 होते हैं, ठीक है। ये बात बच्चों आपको याद रखना है। तो ये बहुत वैल्यूएबल चार्ट है, इसको आप एक बार अच्छे से समझ लें। उसके बाद में सब सेंटर पीएससी सीएससी क्या होती है, कैसे होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अब आते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर। ए वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर लुक्स आफ्टर हाउ मच पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन पे खोला जाता है। इसके अंदर लिखा हुआ है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना बच्चों, तो इसके अंदर कितना, मैंने कितना लिखा था, 20 से 30,000। 20 है वो हिली एरिया है और 30 है वो प्लेन एरिया है। यदि इसके अंदर रेंज आ गई तो अपन को अच्छे से टिक करने का मौका मिल गया, डी इज द करेक्ट आंसर।
और नहीं है तो ये कितना राइट करना होता है? 30,000। आया समझ में? ठीक, चलो बच्चों आगे। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इज कॉजेज। अब देखिएगा बच्चों, इसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रिशन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक तो आएगा बैलेंस डाइट से, एक आएगा इस विटामिन से, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से क्या रोग होता है? बेरी होता है। उसके बाद में विटामिन ए की कमी से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगा। और विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेट्स होगा। इस प्रकार से मैं कहूं कि जितने भी विटामिन होते हैं बच्चों, उसके आपका एक तो केमिकल नाम याद रखना है, रासायनिक नाम याद रखना है। कौन से विटामिन का कौन सा केमिकल नाम है, कौन से विटामिन के अंदर कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, उसका नाम याद रखना है। उसके बाद में आपको कौन कौन से विटामिन के अंदर कौन से सोर्स से आपको विटामिन मिलता है रिलेटेड, उसके बारे में भी ध्यान रखना है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, और विटामिन सी की कमी से क्या हो गया? स्कर्वी रोग हो गया। 10वें का करेक्ट आंसर क्या है? डी इज ए करेक्ट आंसर। आया समझ में बच्चों? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। अब इस प्रकार से आप बच्चों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर राइट करोगे तो एग्जामिनर क्या समझेगा? सारा राइट करता जाएगा। मैं कहूं कि 30 में से 30 क्वेश्चन आपके राइट हो सकते हैं यदि आपने कैफी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी है तो, या आपने एक प्रॉपर रूप से सिस्टमेटिक तरीके से आपने पढ़ाई की है तो इस प्रकार से अभी बच्चों पीक लेवल है, अभी आपको पढ़ने का मौका है, अभी आपको नया नया सब याद रहेगा। पढ़ोगे तो भी याद रहेगा, सुनोगे तो भी याद रहेगा, तो इसलिए मौका न गवाएं। दूसरी बात है, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ द विटामिन डी? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? अभी मैंने पहले बताया था, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होगा? बेरी होगा। बी के अंदर भी विटामिन B1। एक दिन मैं आपको इसको विटामिन के बारे में भी बताऊंगा, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से आपको याद रखना है, उसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है, कहां कौन कौन से सोर्स से विटामिन मिलते हैं, क्या क्या डेफिशिएंसी से क्या क्या बीमारियां होती है, बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो 11 का क्वेश्चन क्या राइट हो गया? सी इज ए करेक्ट आंसर। बच्चों सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसकी रक्त में थक्का बनने के लिए आवश्यक है? रक्त में थक्का बनने के लिए आवश्यक होती है। ए विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड? ब्लड को थक्का जमाने के लिए क्या नेसेसरी है? कौन सा विटामिन होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ही विटामिन होता है जो आपको याद रखना है, ये जरूरी है। ये कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है बच्चों। इसको मैं यहां पे VVI डाल दूं, इसको स्टार बना दूं, बन गया स्टार। इसके अंदर विटामिन के, हाँ 12 का ए इज ए करेक्ट आंसर बच्चा। विटामिन ई होता है जिसको इनफर्टिलिटी विटामिन बोलते हैं, इसकी कमी से बांझपन होने की संभावना रहती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है।
विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, धुंधला दिखता है, दिखता भी नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का ए इज ए करेक्ट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें बच्चों, हेडिंग डालिएगा क्वेश्चन नंबर 13। वह जनसंख्या जिसके स्वास्थ्य की देखभाल एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करता है। अब देखिएगा, मैंने इसमें बताया था, यहां पे लिखा हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसके अंदर देखभाल करती है। उसके पॉपुलेशन कितनी होती है, जनसंख्या कितनी होती है। अब मैंने आपको बताया था, एक तो होता है सब सेंटर, एक होता है पीएससी, एक होता है सीएससी। अब इसके अंदर सब सेंटर के अंदर बात करें तो 3000 से 5000, 3 कौन सा हिली एरिया और 5000 प्लेन एरिया। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि यहां पे 80,000 से 1,20,000 सीएससी पे होती है। पीएससी पे यहां पे बताया नहीं है, परंतु मैं पीएससी पे आपको लिख देता हूं कितना, 20,000 से 30,000, 1000 को मैंने लिख दिया के, 20,000 से 30,000 के मतलब 30,000 सब्सक्राइबर केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। अब देखिएगा 1,000 क्या, 1,000 है 10,000 है, 21, 22, 11,000, 10,000, 10,000 से 20,000 कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों 13 का डी इज ए करेक्ट आंसर। आप बच्चे बोल रहे थे कि सर ग्रुप के अंदर पीडीएफ भेज दिया है, इसका आंसर कहां है। आप बोल रहे थे ग्रुप के अंदर पीडीएफ भेज दिया है, क्वेश्चन सब दिख रहा है, लिख लिया है, परंतु उसके आंसर कहां है। यहां पे आंसर है, आपका ध्यान किधर है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, द मॉस्किटो दैट ब्रीड्स इन आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर, वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक कलेक्शन में पैदा होता है। स्टोरेज जो वाटर होता है उसके अंदर कौन सा मॉस्किटो होता है जो पैदा होता है, एनोफिलीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स, उसके ये कौन सा लिखा है, मांसोनाइड्स, एडिस। तो एडिस जो होता है, एडिस एग्यूप्टाइड, सी इज ए करेक्ट आंसर। 14 का सी इज ए करेक्ट आंसर। एडिस मॉस्किटो है, वो इस प्रकार की कंडीशन में स्प्रेड होता है, ब्रीड्स होता है। उसके बाद में यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है, हल्का सा क्या कर दिया है, एग्जामिनर ने घुमा दिया है। अरे घुमाने से क्या होगा, घुमाने दो। यहां पे ये लिखा हुआ है, इन अंडर 5 क्लिनिक वेट ऑफ 2 year old चाइल्ड इज टेकन। अंडर 5 क्लिनिक के अंदर बिलो द 5 year के बच्चों को हेल्थ से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, अंडर 5 क्लिनिक कहलाता है। अंडर 5 क्लिनिक के अंदर बच्चों का इम्यूनाइजेशन, बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग, सारी प्रक्रिया होती है। पर्सनल हाइजीन, स्कूल हेल्थ सर्विस, ये सारी सेवाएं दी जाती है। इसके अंदर बच्चों ये बताया गया है कि अंडर 5 क्लिनिक में वेट ऑफ 2 year old चिल्ड्रन, 2 साल के बच्चा है, उसका वजन कब कब मॉनिटरिंग करना है। देखो 1 year के अंदर जब 1 साल का बच्चा होता है, उसके अंदर एवरी मंथली करवाना है। 1 साल का बच्चा है, मंथली करवाना है, ग्रोथ मॉनिटरिंग करवाना है, वजन करवाना है। 2 साल का बच्चा है, 2 year का बच्चा है, ऐसी कंडीशन में 2 month के अंदर 2-2 महीने से वजन मॉनिटरिंग करना है। उसके बाद में 5 to 6 year के लिए
उसके बाद में 5 से 6 ईयर तक 3 महीने से 3 मंथ से क्या करवाना है, मॉनिटरिंग करवाना है। मॉनिटरिंग किसका मॉनिटरिंग बच्चों, वजन WEIGST किसमें, बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन CHILDREN। आया समझ में। 5 से कम की क्लिनिक में 2 साल के बच्चे का वजन तोला जाता है। 2 साल का है, एवरी 2 मंथ के अंदर। कहीं है आंसर, एवरी 2 मंथ। बी इज ए करेक्ट आंसर बच्चों, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। बी इज ए करेक्ट आंसर। कितने नंबर का, 15 नंबर का क्वेश्चन। आया समझ में। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोड्स ट्रांसमिटेड डिजीज बाय, आर्थ्रोपोड्स ए मॉस्किटो डिजीज, ए वेक्टर बॉर्न डिजीज जिसके अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा, हाँ, मैकेनिकल कांटेक्ट के द्वारा, हाँ, बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन के द्वारा, हाँ। इसका मतलब है कि 16 का करेक्ट आंसर बच्चों क्या रहेगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर यह दिया गया है, प्रकाश को नापा जाता है डेसिबल में नहीं, हर्ट्ज के अंदर नहीं, कैलोरीज के अंदर नहीं, फुट कैंडिला इज करेक्ट आंसर। डी इज ए करेक्ट आंसर। प्रकाश को फुट कैंडिला के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। अब इसके अंदर बच्चों देखिएगा, डेसिबल की एक मेजरिंग यूनिट है साउंड की, SOUND, साउंड। आवाज को किस में मेजरमेंट किया जाता है, डेसिबल के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट होता है बच्चों, किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में। एनर्जी होती है, कैलोरी होती है, ऊर्जा होती है, उसको कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं, ऊर्जा को। और प्रकाश को किस में मेजरमेंट करते हैं, फुट कैंडिला के अंदर। तो इसका मतलब यह हुआ 17 का डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1000 लीटर पानी के विसंक्रमित के लिए अच्छी किस्म का ब्लीचिंग पाउडर चाहिए। कितना ग्राम, 1000 पानी के लिए डिसइंफेक्टिंग के लिए। देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर इज ए डिसइंफेक्टिंग, विसंक्रमित करता है कोई भी पार्ट्स है, कोई भी सबस्टेंस है, पदार्थ है। ऐसी कंडीशन में 1000 लीटर के अंदर ब्लीचिंग पाउडर कितना डालेंगे, 2.5 ग्राम। तो ए इज ए करेक्ट आंसर बच्चों, ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। गलत तरीके की मलमूत्र का निपटारा व्यवस्था से खतरा है। आपने देखा होगा, यहां पे लिखा हुआ है एक्सक्रेटा डिस्पोजल, हैजार्ड ऑफ इम्प्रॉपर। मलमूत्र है, स्टूल है, इन्फेक्टेड स्टूल है, उसको मैं कहूं कि एक गलत तरीके से इधर उधर फेंक दिया है, बीमारियां फैलने के चांस रहेंगे, एयर पोल्यूशन होने की चांसेस रहेंगे। इस प्रकार से मैं कहूं कि सॉइल पोल्यूशन होगा, मिट्टी प्रदूषित होगी, हां होगी, क्यों नहीं होगी। वाटर पोल्यूशन होगा, गंदा पानी होगा। फूड पोल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा। तो इस प्रकार से
ए हैजार्ड्स ऑफ इम्प्रॉपर एक्सक्रीटा डिस्पोजल आर ए डी इज ए करेक्ट आंसर बच्चों। लगाओ डी के ऊपर जलेबी, डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, महामारी जो देश देश में या पूरे विश्व में फैलती है कहलाती है एन एपिडेमिक विच स्प्रेड फ्रॉम ए कंट्री टू कंट्री ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। पूरे संसार के अंदर ऐसी महामारी फैल जाती है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कोरोना का। ए कोरोना इज ए पेंडेमिक डिजीज, तो ऐसी कंडीशन में पेंडेमिक आए बच्चों, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। एंडेमिक के अंदर बच्चों ग्राफिकल एरिया के अंदर होने वाली बीमारी। स्पोरेडिक कंडीशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक इरेगुलर इंटरवल के अंदर स्प्रेड होने वाली, इरेगुलर इंटरवल के अंदर होने वाली बीमारी होती है, उसको स्पोरेडिक कंडीशन कहलाती है। तो इस प्रकार से ऑल कंट्री सफर कर रही है, पेंडेमिक कंडीशन कहलाती है। इस बात को बच्चों क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या राइट आंसर हो गया बच्चों, बी इज ए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आइस वर्ग नहीं, ये बर्ग है, इसको बी कर दीजिए। यहां पे लिखा हुआ है आइसबर्ग की फ्लोटिंग टिप्स प्रतिनिधित्व करती है। द फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट्स। मैंने आपको बताया था कि आइसबर्ग एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक बर्फ का गोला एक पानी के अंदर डुबाया था। इस प्रकार से एक बाल्टी लिया, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। बाल्टी का जो पात्र है वो लंबाई में ज्यादा हो गया, चौड़ाई में कम हो गया। अब इस कंडीशन के अंदर यहां पे एक बर्फ का टुकड़ा है, वो इस प्रकार से डाला हुआ है। ये जो कलर है वो क्या है, एक बर्फ का गोला है। और ये देखो, आपने देखा होगा कि ये पानी है। अब देखिएगा इसके अंदर बच्चों क्या बोल रहा है, ये क्या हुआ, ये वाला वर्ड होगा यहां पे वर्ड पानी से ऊपर वाला, जिसको बोलते हैं टिप ऑफ फ्लोटिंग। टिप फ्लोटिंग का मतलब क्या हुआ, तैरता हुआ। आइसबर्ग जिसके अंदर बर्फ का टुकड़ा है वो तैरता हुआ है, उसका टिप ऑफ पार्ट है। एक पार्ट होता है, एक तो होता है टिप, एक पार्ट होता है जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, डूबा हुआ पार्ट है जो हिडन पार्ट बोलते हैं, हिडन पार्ट छिपा हुआ है। अब इसे टिप ऑफ पॉइंट्स होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रतिनिधित्व करता है। इसके अंदर जितने भी क्लिनिकल केस होते हैं, ये टिप ऑफ पॉइंट्स होता है जो उभरा हुआ है बाहर, जो बाहर दिखाई देता है, जो पानी से बाहर की तरफ है, वो क्लिनिकल केसेस होते हैं। इसके अंदर ऐसे केसेस, इसके अंदर देखो आंसर क्या राइट होगा, क्लिनिकल केसेस, एफरेंस केसेस, लेटेंट केसेस या अनडायग्नोस्ड केसेस। तो इसके अंदर बच्चों जो टिप ऑफ पॉइंट वाला है आइसबर्ग का फॉर्मूला, उसके अंदर क्लिनिकल केसेस होते हैं। जो मरीज हॉस्पिटल के अंदर आता है, उनके क्लिनिकल सिम्टम, सर्दी, खांसी, जुकाम, जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के मरीज होते हैं जो क्लिनिकल केसेस के अंदर कहलाते हैं।
दूसरी बात करते हैं, जो हिडन वाला पार्ट होता है, एपरेंट केसेस, लेटेंट केसेस और अनडायग्नोस्ड केसेस रहते हैं। जो बर्फ का टुकड़ा है जो दिखता नहीं है, हिडन पार्ट है, अंदर की तरफ है, किसके अंदर, पानी के अंदर है, तो इसके अंदर कौन सा आएगा, जो पानी के अंदर वाला बर्फ का टुकड़ा है वो क्या प्रदर्शित करता है, एपरेंट केसेस को, लेटेंट केसेस को, अनडायग्नोस्टिक केसेस को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों ये याद रखना है, ये एग्जाम के अंदर आता है कि बर्फ का टुकड़ा जो बाहर की तरफ है, टिप ऑफ है, पानी से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या इंडिकेट करता है, क्लिनिकल केसेस इंडिकेट करता है। मतलब ये लोग हैं, हॉस्पिटल के अंदर आए हैं, दिखा रहे हैं, ये लोग बीमार से ग्रस्त है, उनका डायग्नोसिस हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, नर्सिंग इंटरवेंशन हो रहा है। दूसरी बात करें, जो बर्फ का टुकड़ा पानी में डूबा हुआ है, हिडन है, दिखता नहीं है, उसके अंदर अपरेंट केसेस हो सकते हैं, लेटेंट हो सकते हैं, अनडायग्नोस्ड हो सकते हैं, उसका डायग्नोसिस अभी तक नहीं हुआ है। तो ये तीन होते हैं, वो हिडन केसेस के अंदर आएंगे। ये रिप्रेजेंट करता है डूबे हुए हैं, छुपे हुए हैं, मालूम नहीं पड़ा हुआ है अभी तक। और जो क्लिनिकल केसेस है वो टिप ऑफ पॉइंट है। आया समझ में? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम द बोन मैरो डेरिवेट लिम्फोसाइट्स इज। लिम्फोसाइट्स जो बोन मैरो से है, इस प्रकार की इम्यूनिटी होती है, वो ह्यूमरल इम्यूनिटी होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, ह्यूमरस होता है, सेलुलर फ्लूइड होते हैं जो सेल के अंदर होती है। उसके बाद में हार्ड इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो 22 का ए इज ए करेक्ट आंसर। दूसरा डिटेल के अंदर अपन बात करेंगे जब कम्युनिटी का टॉपिक, सॉरी इम्यूनिटी का टॉपिक पढ़ेंगे तब। इम्यूनिटी का वीडियो मेरे YouTube के अंदर है, वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ द डिफाइंड पॉपुलेशन इज ए यूनिट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, परिभाषित आबादी का अध्ययन एक एपिडेमियोलॉजी के अंदर किया जाता है, महामारी के अंदर किया जाता है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। दूसरा, इनका कोई किसी से रिलेशनशिप नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा घुमाया हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत घुमाया हुआ है बच्चों, बट आपको नहीं घूमना है, आपको मैं बताऊंगा वैसे वैसे याद करना है। क्वेश्चन नंबर 24, 5 वर्ष से कम क्लिनिकल के निशान में किस भाग में मां की जरूरत को महसूस किया जाता है? ए दिस पार्ट ऑफ द अंडर 5 क्लिनिक सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट मदर फेल्ट नीड। इसके अंदर आपने देखा होगा बच्चों कि अंडर 5 क्लिनिक के अंदर मैंने बताया था, यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को समझिए पहले, उसके बाद में आपका आंसर राइट होगा। जब क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा तो ऐसी कंडीशन में आंसर गलत हो जाएगा। 5 वर्ष से कम क्लिनिक के निशान में, 5 वर्ष से कम क्लिनिक के निशान में क्या है, अंडर 5 क्लिनिक, ये निशान था। 5 वर्ष से कम क्लिनिक के निशान में मतलब अंडर 5 क्लिनिक किस भाग में मां की जरूरत को महसूस किया जाता है, मदर से रिलेटेड है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके अंदर। यहां पे लिखा हुआ है बेस। बेस का मतलब होता है नीचे। जैसे मैं कहूं कि ये जो हेड है इसका बेस वाला पार्ट ये होगा, अपेक्स वाला पार्ट ऊपर होगा, राइट वाला इधर होगा, लेफ्ट वाला इधर होगा। तो बेस, अपेक्स, राइट, लेफ्ट, यही होगा। इसमें लिखा हो बेस, साइड, अपेक्स और सेंटर। अब देखिएगा बच्चों,
इसके अंदर ये बता रहा है, अब देखिएगा इसको लिख लीजिए बच्चों। अंडर 5 क्लिनिक का जो सिंबल्स है इस प्रकार से है, ट्राइंगुलर है। इसके अंदर जो अंदर बना हुआ एक ट्राइंगुलर है वो रेड कलर का होता है, रेड कलर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, उसके बाद में अब बच्चों ये वाला पार्ट हो गया, ये बेस हो गया, सॉरी अपेक्स हो गया। ये नीचे पार्ट क्या हो गया, बेस। ये क्या हो गया, लेफ्ट। ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, राइट। ये वाला पार्ट क्या हो गया, सेंटर। सेंटर। अब इसके अंदर जो टॉप ट्रायंगुलर पार्ट है, जो डबल रेखित होता है, वो इसका क्या हो गया, बॉर्डर। अंडर 5 क्लिनिक के अंदर बच्चों सिंबल्स को समझने के लिए इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अंडर 5 क्लिनिक के अंदर 5 प्रकार की सर्विसेज 5 ईयर के बच्चों को दी जाती है, ये आप जानते हैं, एमसीएस केयर के अंदर आता है। अब देखिएगा इसके अंतर्गत बच्चों ये बताया गया है कि जो अपेक्स वाला पार्ट होता है इसके अंदर क्या होगा बच्चों, केयर इन इलनेस। केयर इन इलनेस अपेक्स पार्ट, ये वाला पार्ट ये दर्शाता है कि इसके अंदर जो बीमार लोग हैं, रुग्णता वाले बीमारी वाले लोग हैं, इलनेस वाले हैं, उसकी देखभाल की जाएगी। ये पार्ट इंडिकेट करता है केयर इन इलनेस। दूसरी बात, उसके बाद में तो अपेक्स वाला पार्ट है जो केयर इन इलनेस को देखता है। सेंट्रल वाला पार्ट होता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, अब फैमिली प्लानिंग किसके लिए जरूरत होती है, महिला के लिए, एक मदर के लिए, कि फैमिली प्लानिंग के अंदर एक बच्चा कर लिया, उसके बाद में नेक्स्ट बच्चे की प्लानिंग कब करना है। तो इस प्रकार से मदर नीड फेल्ट अंडर 5 क्लिनिक के अंदर जो फैमिली प्लानिंग है वो कहां पे इंडिकेट हो रहा है, सेंट्रल में हो रहा है, मध्य में हो रहा है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिंबल्स, ये वाला, ये हो रहा है फैमिली प्लानिंग। उसके बाद में लेफ्ट के अंदर क्या है, ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग। उसके बाद में दाहिने भाग में क्या था बच्चों, उसके बाद में प्रिवेंटिव केयर थी बच्चों, दाहिने भाग के अंदर राइट साइड में प्रिवेंटिव केयर। अब प्रिवेंटिव केयर के अंदर आपने देखा होगा कि इम्यूनाइजेशन करते हैं, इम्यूनाइजेशन देते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं, माल न्यूट्रिशन को रोकते हैं, माल न्यूट्रिशन को रोकते हैं, केयर ऑफ माल न्यूट्रिशन, प्रिवेंटिव केयर ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि अपेक्स पार्ट के अंदर केयर इन इलनेस, रुग्णता का इलाज किया जाता है। उसके बाद में सेंट्रल पार्ट के अंदर फैमिली प्लानिंग से संबंधित कार्य होते हैं जो सेंटर में होते हैं।
जो मदर को रिक्वायरमेंट होती है। यही क्वेश्चन आया था बच्चों, वहां पे पूछा गया है। उसके बाद में राइट साइड का जो बॉर्डर वाला ये ट्रायंगुलर है, ये राइट साइड का जो ट्रायंगुलर है वो क्या इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है? प्रिवेंटिव केयर। उसके बाद में ये लेफ्ट साइड का जो ट्रायंगुलर है ये क्या इंडिकेट करता है? ग्रोथ मॉनिटरिंग का। और उसके बाद में ट्रायंगुलर ये बॉर्डर है, ट्रायंगुलर बॉर्डर है जो साइड में होता है, जो बॉर्डर पॉइंट होता है वो करता है हेल्थ एजुकेशन। क्या इंडिकेट करता है? SEALTS, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन को बच्चों इंडिकेट करता है। इस बात का क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब आपको समझ में आ गया इसके सारे पॉइंट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये अंडर 5 क्लिनिक के अंदर मैंने पहले बताया हुआ है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, जिसके अंतर्गत करेक्ट आंसर रहेगा सेंटर। बी इज ए करेक्ट आंसर। इसके अंदर पहला लिखा हुआ है बेस, बेस में कुछ भी नहीं है। साइड में राइट एंड लेफ्ट, जो मैंने आपको बताया था। अपेक्स के अंदर केयर इन इलनेस, और बॉर्डर वाला होता है वो हेल्थ एजुकेशन। सेंटर वाला पार्ट होता है जिसके अंदर फैमिली प्लानिंग। ठीक है बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, जनसंख्या रणनीति के लिए WHO द्वारा सिफारिश का दृष्टिकोण है। जनसंख्या रणनीति के लिए WHO द्वारा सिफारिश रणनीति है। पॉपुलेशन स्ट्रेटजी इज ए अप्रोच रिकमेंडेड बाय WHO। WHO का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं, सेकेंडरी प्रिवेंशन नहीं, टर्शरी प्रिवेंशन नहीं, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, जो जिसमें ये इज ए करेक्ट आंसर। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन इज ए करेक्ट आंसर। डी इज ए करेक्ट आंसर। मेरे बच्चों लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर बताया था कि हेल्थ के जो लेवल होते हैं, लेवल ऑफ द हेल्थ या लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, लेवल ऑफ द प्रिवेंशन के अंदर ये प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन जिसके अंदर, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन जिसके अंतर्गत रिस्क फैक्टर को कम किया जाता है, रिस्क फैक्टर को कम किया जाता है। जैसे कि मरीज की ओबेसिटी है, बहुत बड़ा है, मोटा तगड़ा है, वजन 100 केजी से ज्यादा है, ये एक बीमारी का रिस्क फैक्टर है। इस वजह से मरीज का हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, उनको हार्ट अटैक आने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसी परिस्थिति के अंदर प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन मतलब रिस्क फैक्टर को वहां से हटा देना है, वजन को कम कर देना है, हल्का फुल्का रहना है, ठीक है, जिसमें बस में भाड़ा भी कम लगेगा। तो इस प्रकार से प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर क्या रहेगा? रिस्क फैक्टर रहेंगे, उसको कम करना होगा। प्राइमरी प्रिवेंशन जिसके अंदर इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर होगा। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर रिहेबिलिटेटिव, पुनर्वास करना। उस मरीज को एक बीमार हुआ था, उसका ट्रीटमेंट हुआ, फिर उसको वापिस पहले जैसे काम में लगा देना, उसको ठीक करके पहले जैसे स्वस्थ महसूस करवाना। कोई भी इस प्रकार से उनका काम धंधा छूट गया है तो उसको पुनर्वास के रूप में वापिस उसको तैयार करना, टर्शरी प्रिवेंशन कहलाता है। अब इसके लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आप सारा इसके बारे में और डिटेल से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो इसके अंदर 25 का करेक्ट आंसर रहेगा प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको अभी 25 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। मैं 25 का एक सेट बना करके आपको पूरा पूरा समझाऊंगा, इसको पूरा पूरा देखना है। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, धन्यवाद।